रिकॉर्ड किया जाए। ओ लेवल्स अकाउंटिंग का ओ लेवल्स अकाउंटिंग का हमारा कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है, और कंपनी अकाउंट्स में हम उसका आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 या 0452, वन एंड द सेम थिंग। तो उसको कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हम कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में वी आर सपोज टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इनकम स्टेटमेंट आपको पता ही है कि हम कैसे बनाते हैं, सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें आता है बिल ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट आता है लेस एक्सपेंसेस, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट भी माइनस जो है वो करते हैं, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। और ये क्वेश्चन कब आया है? मई जून 21-22 का हमारा सवाल है, यानी आपके ही वेरिएंट में 2021 में ये पेपर में आया था। 2021 में बच्चों ने इस पेपर सॉल्व किया था, क्योंकि कोरोना का दौर नहीं था ये। तो चलिए जस्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एचपी लिमिटेड हमें दिया हुआ है। रेवेन्यू हम कहते हैं सेल्स को 145,000 है। इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है, परचेजेस दी हुई है आपको 64900 की। रेंट एंड इंश्योरेंस हमारा क्या है? एक्सपेंसिव। रेंट एंड इंश्योरेंस हमारा क्या है? एक्सपेंसिव। वेजेस हमारा एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी एक्सपेंसेस होते हैं। फिटिंग नॉन करंट एसेट है, और इस नॉन करंट एसेट पर अब तक डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है कितनी? 72,000। तो फिटिंग्स पर डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है कितनी? 72,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। उसके बाद प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल है, करंट एसेट है आपका। बैंक डेबिट दिया हुआ है, ये भी करंट एसेट है। ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर हमें पता है नॉन करंट लायबिलिटी होती है 30,000, और इस 30,000 पे आपको 4% इंटरेस्ट भी पे करते हैं। इंटरेस्ट आप क्यों पे करते हैं? अगर किसी का पैसा आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच इज गोइंग टू बी 4% इन दिस केस। फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 70,000 का। रिटेन अर्निंग्स दी हुई है आपको 21,500 की, और आपको डिविडेंड पेड दिया हुआ है 5,600 का। आपको डिविडेंड पेड जो है वो भी क्वेश्चन में उसने हमें बताया है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, उसको भी हमें साथ लेकर बनाना है, यानी एडजस्टमेंट्स को साथ लेकर आपको सॉल्व करना है। और आपने इनकम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की जो है वो सबसे पहले हमने डेवलप करनी है। तो मैं बनाता हूँ इनकम स्टेटमेंट। कहा है उसने, ये देखिए, इन्वेंट्री 31 मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री 6090 है। डेप्रिसिएशन कहता है फिटिंग पर 20% है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेंट कहता है इंक्लूडेड पेमेंट ऑफ 1800 फॉर 3 मंथ्स, मार्च टू मार्च, मार्च फ्रॉम मई, तो मार्च अप्रैल मई, ये तीनों मंथ्स की जो इंश्योरेंस है ये प्रीपेड। प्रीपेड क्यों है अब्दुल्ला? अगर आप देखो सामने, तो हमें अहमद नजर आ रहा है कि 1800 आपने जो इंश्योरेंस पे की है वो है मार्च अप्रैल और मई की। तो हमारा साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को। इसका मतलब है मार्च के मंथ की पेमेंट तो हमारे ईयर में फॉल करती है, लेकिन अप्रैल और मई की पेमेंट हमारे ईयर में फॉल नहीं करती। तो वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। 1800 का हम निकालेंगे बेटा 2/3, तो आपका आ जाएगा यानी 1200, क्योंकि 1800 हमारी जो है वो 3 मंथ्स की है ना, यानी मार्च का 600, अप्रैल का 600 और मई का 600। तो मार्च का 600 तो इसी महीने में फॉल करता है, क्योंकि हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। लेकिन अप्रैल और मई की जो रेंट है वो आपका प्रीपेड है, विच विल 1200 का है। 1200 आप प्रीपेड रेंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे अपने रेंट में से। एक्रूड वेजेस है 2250 की, ये पेबल है, ये आपको करंट लाइबिलिटी में भी लिखनी पड़ेंगी, और एक्सपेंसेस में आप इसे ऐड भी करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट कहता है आपने अभी तक पे नहीं किया, वो आपको पे करना है। डिविडेंड्स भी आपने पे नहीं किए, वो भी आप इसमें से माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है, डिविडेंड पेबल कोई नहीं है, तो डिविडेंड पेबल हम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते। 2000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लास्ट दोनों चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आती हैं, इसका इनकम स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का भी बना के हमें दिया हुआ है फॉर्मेट, और इनकम स्टेटमेंट का भी बना के दिया हुआ है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए हम इनकम स्टेटमेंट इसकी जो है वो बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे डॉलर्स के। और इनकम स्टेटमेंट हमारी बेटा स्टार्ट किससे होती है? रेवेन्यू से। रेवेन्यू में से अगर आप गौर करें, तो रेवेन्यू में से हम समझ माइनस कर देते हैं रेवेन्यू रिटर्न, सेल्स रिटर्न। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास अली कोई सेल्स रिटर्न मौजूद नहीं है। तो सेल्स रिटर्न मौजूद नहीं है, तो हमें सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। सेल्स हमें कितनी दी हुई है देखते हैं हम जहन। सेल्स हमें रेवेन्यू के नाम से दिया हुआ है 1,45,000। आई विल राइट द सेल्स एज इट इज इन द आउटर कॉलम, क्योंकि अगर रिटर्न होती
तो मैं फिर इनर कॉलम में लिखकर माइनस करता। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या बना, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल इसमें से माइनस कर देंगे। और आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं। एक आपकी आती है जी ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आपकी आती है जी परचेजेस, एड परचेजेस, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या भला, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद रखिएगा कि परचेजेस में से भी आप माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, और आप ऐड करते हैं कैरी फॉरवर्ड। अगर हो तो फिर करते हैं, वरना जरूरत नहीं है। तो इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंपल है। लेट्स टॉक अबाउट ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट। इन्वेंट्री ओपनिंग आपको दी हुई कितनी, 5820 की, और परचेजेस आपको दी हुई है 64,900। तो मैं लिखता हूँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी इधर आ जाएगी जी 5820, और परचेजेस आपकी आ जाएंगी 64,900। कैलकुलेटर निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी न किसी बंदे को तो कैलकुलेट करना है। या अहमद आप मैसेज में मुझे आंसर बता सकते हैं। परचेज 64,900 है, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री साल क्वेश्चन के एंड पे दी होती है, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है, 6090, लिख दूंगा जी इधर, यहाँ से माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 6090 करें माइनस 5820 प्लस 64,900 और माइनस 6090, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताएं जी कितनी आती है, और वो कॉस्ट ऑफ सेल हम माइनस कर सर दें। 64 जी जी 64630। जी 64638। आप मैसेज पे लिख दो तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि उससे फिर ये है कि कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कि हमें क्लैरिटी ना हो। तो सर 6, 008। हाँ मैं देख रहा हूँ एक सेकेंड, 64630, ओके। तो ये आपका आ जाएगा जी 64630, ये माइनस कर देंगे बेटा आप सेल्स में से, तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का। और वो हमारा कितना आता है, मैंने जीपी लिखा है, लेकिन आपने उसको पूरा एब्रिविएट नहीं करना, हमने पूरा ही लिखना है, पूरा ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड ही आप ये वो लिखेंगे, मतलब नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें, और सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, तो जीपी आपका आ जाएगा 80370। तो जीपी हम लिख लेते हैं 80370। आपको पता है इसमें हम ऐड कर देते हैं अदर इनकम, लेकिन इसमें अदर इनकम कोई भी हमारी मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह दें या एक्सपेंसेस कह लें, तो ये आपका एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा, रेंट। क्यों सर, क्योंकि रेंट जो है, अगर आप सवाल पे देखें तो रेंट हमारा प्रीपेड भी है। 1800 का प्रीपेड नहीं है, 1800 3 मंथ्स का है, मार्च अप्रैल और मई का। इसमें से अप्रैल और मई का जो रेंट है वो बेसिकली हमारा जो है वो प्रीपेड है, क्योंकि हमारा सवाल 31 मार्च को एंड हो रहा है, हमारा सवाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो मार्च के महीने का तो ऑब्वियसली शामिल होगा, ठीक है, लेकिन अप्रैल और मई का जो 1200 का रेंट है वो नहीं आएगा, तो रेंट में से माइनस कर देंगे। रेंट देखते हैं हमें कितना दिया हुआ है, रेंट एंड इंश्योरेंस दी हुई है 9280। 9280 माइनस 1200 कितना आ जाएगा जी, कर दो यार, 9280 माइनस 1200, 8080 आपका आ जाएगा रेंट प्रीपेड माइनस करने के बाद। प्रीपेड का बेटा मतलब होता है कि इसमें से जो रेंट आपने निकाला है, ये इस साल का रेंट नहीं है, इसमें से 1200 का रेंट अगले साल को से बिलोंग करता है। इट रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, इट विल नॉट बी रिटर्न अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस। उसके बाद वेजेस है 24750 की, और वेजेस वो हमें कहता है कि एक्रूड भी है कितने की, यानी पेबल है, आउटस्टैंडिंग है 2250। वेजेस हम यहाँ लिख लेंगे, और ये वेजेस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये अनपेड है। ये वो एक्सपेंस है जो एक्सपेंस हो तो गया है, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। तो 24750 प्लस कर देंगे इसमें हम 2250, कितना आता है जी, 25, ये आ जाएगा आपका 27,000। तो 27,000 आपकी आ गई वेजेस। उसके बाद आपकी बेटा आती है डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, और उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिटिंग्स हमारा नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू
डिक्रीज करना शुरू कर देती है, दैट डिक्रीज इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड दैट इज सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सवाल में बेटा ये है कि जो आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन दी हुई वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये होता है कि आपको जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है मुस्तफा, फिटिंग्स में से जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है वो माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस साल। करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्रीवियस डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख में से पहले आपको 72,000 माइनस करना पड़ेगा और उसका आपने कितना परसेंट निकालना है, 20%। मैं यहाँ पे शो करना चाहे तो शो भी कर सकता हूँ, नीचे कर लेता हूँ 2 लाख। अब मुझे बताएं कितना आता है, -72,000 और इसका फिर हम निकाल देंगे कितने परसेंट, 20%। ये आपका कितना आ जाएगा जी, 20% निकाल के आपका आता है जी 25,600। तो ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स, दैट इज 25,600। ये जो एक्सपेंसेस हैं इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम भी देते हैं और ये हम सारे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपका जो आंसर आता है ना उसे हम कहते हैं कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें से फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है सवाल के अंदर कि आपके और कोई एक्सपेंसेस रह तो नहीं गए हैं, और एक्सपेंसेस भी हैं। कौन से सर, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो एक्सपेंस है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी तो दिए हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए, 8,500 के। तो ये भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं क्योंकि वो भी आपको अलग से दिए हुए 8,500 के। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं अब एक्सपेंसेस का, ये हम माइनस कर देते हैं टोटल करके। तो जो आपका आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले तो टोटल करें इसका, एक्सपेंसेस का कितना आता है जी, 8080 प्लस 27,000 प्लस 25,600 और प्लस 8,500। 69,180 देख लेते हैं। 69,180 इज द राइट आंसर, यस। ये माइनस कर देंगे हम बेटा, 69,180 माइनस कर देंगे आप किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फिर इंटरेस्ट आप बाद में माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट बाद में माइनस करेंगे और उसके बाद आप माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, और या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इसे हम कह सकते हैं। वो इसमें से क्या कर देते हैं हम, लेस कर देते हैं फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वो मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी, लेकिन पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, 11190, 11190। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कहता है कि आपने पे करना है। डिबेंचर हमारे क्या है, लोन है, हर बैंक लोन है, इसका नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उस बैंक से लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, विच इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो वो लोन कितना आपने डिबेंचर पे लिया हुआ है, 30,000 का डिबेंचर आपने इशू किए थे और उस पर इंटरेस्ट कितना है, 4%। 30,000 का आप निकालेंगे 4%, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वो अभी तक आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ, उसको लिखा भी आपने नहीं हुआ, तो वो कितना आ जाएगा, 1200। कई बच्चे कहते हैं कि सर जो इंटरेस्ट है वो आप ब्रैकेट में लिख लें नेगेटिव में। बेटा मैंने पीछे लेस लिख दी है तो मुझे इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप नेगेटिव ब्रैकेट, नेगेटिव की जगह ब्रैकेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा, कितना आ रहा है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 9990 आपका आ गया जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने फाइंड कर लिया। तो ये मैंने इनकम स्टेटमेंट आपको बना के दिखाई है, जो बड़ी ही आसान है। बिल्कुल सिंपल वाली इनकम स्टेटमेंट ही पेपर में आपके आएगी, अगर आएगी तो वो तो आएगी नहीं, आएगी तो बिल्कुल सिंपल इनकम स्टेटमेंट आपके पेपर में जो है वो देगा। और अब इसके बाद कहता है कि हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कहता है, एक मिनट जी जी, अब हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो कह रहा है देखिए, वो कह रहा है कि नो डिबेंचर रिटर्न हैज बीन पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी अभी तक हमने डिबेंचर रिटर्न पे नहीं किया गया।
ये नहीं कह रहे कि पे करना नहीं है, पे तो करना ही है। हमने पे नहीं किया तभी तो एक्सपेंसेस में है नहीं, पे तो ओके करना सर। है। हाँ, अब हमने बनानी है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आपको पता है उसमें कॉलम वाले कौन से होते हैं जी। एक आपका होता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का, फिर दूसरा कॉलम आपका होता है जी किसका, जनरल रिजर्व का, फिर आपका लास्ट कॉलम, यहाँ पे जगह जरा कम हो गई है, टोटल भी है ना असल में इसमें, तो मैं वही लिख लेता हूँ फिर, जो बना हुआ है उसमें कर लेते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 70,000, और रिटेन्ड अर्निंग कितनी दी हुई है आपको, 21,500। देखिए, इनकम स्टेटमेंट हम बना चुके हैं। इधर आ जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमें कितना दिया हुआ था यार, कितना था, 1,20,000 का। देख लेते हैं, जस्ट 21,500 का रिटेन अर्निंग है, तो बैलेंस में दिया हुआ है, और 70,000 का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। और उसके बाद प्रॉफिट आप ऐड करते हैं, डिविडेंड भी है वो माइनस हो जाएंगे, वो कितने के हैं, 5600 के डिविडेंड आपको दिए हैं। सर कहाँ, ये लिखा हुआ है डिविडेंड पेड 5600। बनाता हूँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें बना के दी हुई है, तो उसी को हम अगर एडजस्ट कर लें तो जरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको भी तो इसी के अंदर ही बनानी है ना। तो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 70,000 का। जनरल रिजर्व नहीं है क्वेश्चन में, ये आपका आ जाएगा 21,500। टोटल कितना आपका आ जाएगा बेटा, 91,500। इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना निकला जी प्रॉफिट बताएं, रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट कितना निकाला है आपने, चले देख लेते हैं हम। प्रॉफिट हमारा है 9990। तो प्रॉफिट मैं लिख लेता हूँ जी इधर, प्रॉफिट इज गोइंग टू बी, रिटेन अर्निंग के कॉलम में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे 9990, और टोटल में भी सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा, 9990 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके क्या आते हैं बेटा, डिविडेंड पे। तो डिविडेंड आपने पे किया है, वो आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसकी अमाउंट हमें दी हुई है कितनी, 5600। तो कहाँ दी हुई है वो मैं भी दिखा देता हूँ, तो वो दी हुई है क्वेश्चन में हमें 5600। इधर भी आपका आएगा 5600 के डिविडेंड पेड आपने माइनस कर दिया। फिर आपका आता है यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पैसे आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी किए, तो वो कहाँ लिखा हुआ है, बताता हूँ मैं आपको, डिविडेंड भी देख लेते हैं। ये देखें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 70,000 का, ये रहा। रिटेन अर्निंग 21,500, टोटल फिर मैंने 91,500 लिखा, और डिविडेंड पेड कितना है, 5600 का, जो आपने पे किया। उसके बाद कहता है लास्ट में लिखा हुआ है, ये देखिए, नो डिविडेंड वर आउटस्टैंडिंग, का मतलब ये है कि डिविडेंड कोई भी और पेबल नहीं है, जो पे किया है वो तो माइनस करना ही करना है भाई। 2,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 2,000 आपने निकाले हैं किसमें से, रिटेन अर्निंग में से, और ट्रांसफर कर दिए किसमें, जनरल रिजर्व में आपने जो है वो ट्रांसफर कर दिए। तो जनरल रिजर्व में से आप, रिटेन अर्निंग में से आप माइनस कर देंगे, और जनरल रिजर्व में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,000 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2,000 लिख देंगे। टोटल में कुछ भी नहीं आना, क्योंकि टोटल आपका निल है इस इस अमाउंट की वजह से, बिकॉज an amount is subtracted from retained earnings and added in the जनरल रिजर्व। तो ओवरऑल आपके इक्विटी सेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विटी सेक्शन के अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आ रहा। आगे देखते हैं जी, बस टोटल कर लेना है इसका। 31 मार्च 2021 को ये आपका आ जाएगा 70,000, जनरल रिजर्व आपके आ जाएंगे 2,000, क्योंकि पहले से कोई थे ही नहीं। रिटेन अर्निंग्स कितनी आ जाएंगी आपको बताना पड़ेगा मुझे, बताएं। 21,500 प्लस 9,990 माइनस 5,600 और माइनस 2,000, तो ये आती है 23,890। थैंक यू। ये आपकी आ जाएंगी जी 23,890, और टोटल आपका कॉलम करेंगे तो वो भी वही आएगा, रो वाइज टोटल करेंगे तो वो भी आपका वही आना चाहिए। देखें जी कितना आ रहा है, टोटल का टोटल, टोटल का टोटल भी सेम आना चाहिए, 95,890। हमने ये अपना टोटल का टोटल जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। और ये रो वाइज करेंगे तो बेटा तब भी वही आएगा, और आप कॉलम वाइज करेंगे तो तब भी आपका 95,890 का आंसर ही आपके सामने निकलता है। देख लें, अच्छे तरीके से इसको लिख लें। कोई प्रॉब्लम है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम
ये मैंने कंपनी का आपको इनकम स्टेटमेंट का सवाल जो है वो करवाया है। याद रखिएगा, अगर कंपनी का या पार्टनरशिप का इनकम स्टेटमेंट का सवाल गलती से कोई आ जाता है, बहुत ही आसान होगा, याद रखिएगा, यानी बहुत सिंपल होगा। लेकिन अगर सोल ट्रेडर का सवाल इनकम स्टेटमेंट का आता है तो वो उतना आसान नहीं होगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा। मैंने ये नहीं कहा लंबा होगा ना, वो तो अभी भी वहीं का है। It will be a very, very small question. It will not be a lengthy question. He will only ask for prepare for the preparation of income statement. लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी उसमें हो सकती है सोल ट्रेडर के सवाल, क्योंकि पार्टनरशिप कंपनी में बेसिकली वो इनकम स्टेटमेंट को वैल्यूएट नहीं कर रहा होता एग्जामिनर, वो कंपनी को वैल्यूएट कर रहा होता है। पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनरशिप को वैल्यूएट कर रहा होता है, कंपनी के अंदर वो कंपनी को वैल्यूएट कर रहा होता है। जो आपकी इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स हैं वो उतनी इस वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होती। कैलकुलेट the return on capital employed for the year ended, the answer should be correct to 2 decimal places. इसका आंसर होता है बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा हमारा कितना है, देखें फॉर्मूला इसका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता है वो है 11190 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा इक्विटी हमारी कितनी है वो हमने निकाली हुई है 95890, और नॉन करंट लाइबिलिटी जो हमारी कितनी है, डिबेंचर थे बेटा 35,000 की। जरा कीजिएगा ध्यान, 95890 प्लस 30,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना आता है, 95890 प्लस 30,000, 125,890। अब जी, अब 111,11190 को अब डिवाइड कर देंगे 125,890 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 100 से, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा किसका, 125,890 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ जाएगा। ये मैंने रेशियोस पढ़ानी है लेकिन क्योंकि 8.8 टाइम्स नहीं, 8.8% आना चाहिए आंसर, इंटू 100 भी है आंसर, परसेंटेज में आपको निकालना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए कि बेटा जो कारोबार में हम पैसा लगाते हैं उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ हमने ये देखना है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डिबेंचर शामिल है, ना डिबेंचर का इंटरेस्ट हम माइनस नहीं करते उसमें से, यानी डिबेंचर का जो पैसा लगा और खुद जो पैसा लगाया उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। कितना आता है, 8.9%, ये 9%, तो ये ठीक है, नॉट बैड, नॉट वेरी गुड। 8.9% का मतलब ये है कि बेसिकली दैट मच रिटर्न वी आर गेटिंग ऑन अवर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है हमें, इट टेल्स अस हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आई कहते हैं जी स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत दफा मैंने बताया, दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर जो है, ठीक है जी, दे विल गेट डिविडेंड बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर किया जाता है, डिविडेंड पहले उन्हें पे किया जाता है, फिर ऑर्डिनरी शेयर की बारी आती है। फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते, इनको नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है इनका वोटिंग राइट वर्किंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई वोटिंग राइट वर्किंग नहीं राइट नहीं होता। कंपनी अगर क्लोज हो रही हो, बंद हो रही हो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड जो है वो वेरी करता है, फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट के साथ चेंज होता है। हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द डिविडेंड, लोअर द प्रॉफिट लोअर विल बी द डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, वो आपको फिक्स डिविडेंड पे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, इट विल रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन मई जून 21-22, और ये हमारा आखिरी सवाल था इस चैप्टर का जो कि मैंने आपको सॉल्व करना है। अक्टूबर नवंबर 2023 आप घर में सॉल्व कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर 2023 ये आप घर में सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। उसमें भी हमें देखिए बैलेंस शीट उसने मांगी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और साथ में उसने हमें छोटी सी इनकम स्टेटमेंट भी बना के कहा है। और उसके बाद अगला सवाल ये मई जून 22-22 है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसान है। इसमें भी छोटी सी इनकम स्टेटमेंट हमें पहले मांगी हुई है और फिर उसने हमें जो है वो सॉल्व करने को कहा है, मेरे को वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको करवाया है मई जून 22-22 की। तो ये क्वेश्चन है, तो ये आप घर में देख लीजिएगा इनको। कल इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।